नमस्कार मित्रों, जब भी किसी शख्सियत को लेकर, किसी साहित्यिक प्रतिभा को लेकर हम कुछ एक समाचार आपस में कुछ संवाद, कुछ सूचनाएं बांटते हैं तो उस वक्त कई बार आश्चर्य भी होता है। आश्चर्य है इस बात का कि कोई भी एक साहित्यकार ऐसा भी आपको विरले लोगों में मिलता है कि जिसने ज़िंदगी भर कभी भी औपचारिक रूप से कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन जब भी समीक्षा शास्त्र के लोग या समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे ख़तरनाक किस्म के समीक्षक जिनकी की गई एक एक टिप्पणी जो है वो बड़ी भारी पड़ती है, ऐसे समीक्षक भी जब उसका सम्मान करें और उसको बड़ी एक उच्च पायदान पर, ऊंची पायदान पर, जो उच्च स्तर पर, शिखर पर रखकर उनके बारे में कोई टिप्पणी करें, तब ये लगता है कि इस आदमी का पृष्ठभूमि का जो मामला है उस पर थोड़ा सा देखभाल कर लेनी चाहिए। मित्रों, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि प्रसाद जी औपचारिक रूप से कभी किसी कॉलेज में पढ़ ही नहीं पाए। विश्वविद्यालय की तो बात छोड़िए। ये बात अलग है कि उनकी जो कृतियां हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी चर्चा कॉलेज स्तर पे भी हुई और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी हुई, कॉलेज के स्तर पर भी हुई और विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी हुई। उन पर शोध कार्य हुए। कहा यह जाता है कि कामायनी, मुझे सही संख्या तो याद नहीं, अकेली उनकी कृति कामायनी पर 70 से ज़्यादा शोध प्रबंध और शोध निबंध, शोध पत्र लिखे गए। अब ये बात अविश्वसनीय सी लगती है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कृति की बात है जो व्यक्ति औपचारिक रूप से कोई शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं पाया। लेकिन जब छायावाद, हिंदी साहित्य में आप इस बात से परिचित हैं, मैं क्या दोहराऊं मैं, छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद, ये सारे वादों का जो एक पूरा वर्गीकरण है, इस बात को आप भी समझते हैं। लेकिन जब भी छायावाद की बात चलती है, उसके 4 स्तंभ माने जाते हैं और उन 4 स्तंभों में एक जयशंकर प्रसाद भी हैं। जब सभी समीक्षक, वर्गीकरण करने वाले लोग प्रसाद को छिटक नहीं सकते, उनको उनकी शैक्षणिक योग्यता ना होने के आधार पर नकार नहीं पाते, तो हमारी क्या हिम्मत कि हम उनके बारे में कोई भी किसी भी हीन भावना का शिकार हों। हमें गर्व है इस बात का कि एक व्यक्ति के पास कोई शैक्षणिक विश्वविद्यालयी प्रतिभा नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ वो लिखता है, जो कुछ हमारे परिवेश को उसने दिया है, वो इतना अद्भुत है कि उसे किसी भी तरह से उसकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं है। एक बार तो ये भी चर्चा चली थी कि कामायनी का नाम कुछ लोगों ने, कुछ समीक्षकों ने, कुछ प्रशंसकों ने प्रसाद जी के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया था, लेकिन नोबेल कमेटी ने इस पर विचार नहीं किया क्योंकि कामायनी का अनूदित स्वरूप अंग्रेज़ी में, जो कि अनिवार्य रूप से शर्त होती थी किसी भी कृति के लिए, वो उपलब्ध नहीं था। और लेकिन इसे माना गया कि ये एक ऐसे स्तर का ग्रंथ है कि जिसका जो लेवल है, जिसका जो स्तर है, वो इतना ऊंचा चला जाता है कि उसकी उपेक्षा हो ही नहीं सकती। अब जीवन में भी कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं रही थी उनकी जीवन में। जीवन के दर्शन के बारे में तो वो जानते थे। उनको कामायनी के माध्यम से उन्होंने आशा की किरणें भी देखी, इड़ा अर्थात बुद्धि का दखल भी देखा, और उन्होंने जो आनंद की अनुभूति है, अंतिम सर्ग कामायनी का, उसको भी देखा, उन्होंने उसको भी महसूस किया, लिखा। लेकिन इस सारी पृष्ठभूमि के बावजूद उनकी निजी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रही। एक विवाह हुआ, पत्नी क्षय रोग से पीड़ित हो गई, टीबी रोग से, और उसके बाद वो चली गई। दूसरा विवाह हुआ, दूसरी पत्नी को भी जब बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस हुए, उन्होंने बड़े भव्य सुंदर कपड़े पहली पत्नी के लिए बनवाए हुए थे, वो दूसरी पत्नी को भेंट कर दिए। दूसरी पत्नी भी टीबी का शिकार हो गई।
और तीसरा विवाह हुआ तो तीसरी पत्नी का भी यही हश्र। तो कुल मिला के उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में कोई पारिवारिक सुख भी नहीं था, शैक्षणिक सुख नहीं था, पारिवारिक सुख भी नहीं था। लेकिन रचना प्रक्रिया और अपने व्यवसाय में सफल कार्य क्षमता के कारण ये कहा जाता था उन दिनों में वाराणसी में कि अगर कोई समृद्ध साहित्यकार देखना हो तो प्रसाद के यहाँ चले जाइए। जब भी ज़रूरत हो किसी साहित्यकार को, किसी भी साधनहीन या विपन्न साहित्यकार को जब कभी आर्थिक संकट आता था तो प्रसाद जी के पास जब वो जाता अपनी अनुनय और मनुहार लेकर, तो प्रसाद जी का उत्तर यही होता कि अपनी दरी का एक पल्लू उठा देते, भाई जितनी ज़रूरत है यहाँ से उठा लो। अर्थात इतना उनके पास क्षमता थी आर्थिक रूप से जयशंकर प्रसाद के पास कि वो किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ लौटाने में विश्वास ही नहीं करते थे। भाई वो एक उनकी मान्यता थी कि भाई जो भी आया है ये बहुत मजबूरी में आया है, वरना लिखने लिखाने वाला बंदा बहुत ही स्वाभिमानी होता है, वो कभी ऐसे हाथ पसार कर कुछ मांगता नहीं है। लेकिन जब वो मांगता है तो उसके बाद उसका सम्मान रखो और उसकी विवशता को समझिए और उससे पूरी उसकी विवशता का एहसास रखते हुए यदि आप संवेदनशील लेखक हैं तो आप उसको जो भी सहायता हो सकती है वो आप कर दें। आप वही करेंगे जिसकी आप में सामर्थ्य है, और जो मांगने वाला है वो भी ये सोच कर आता है कि इस व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, इस व्यक्ति से मांगने में कोई बुराई भी नहीं है। तो एक प्रकार से जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। और मित्रों, इतनी श्रेष्ठ रचनाएं देने वाला व्यक्ति, कामायनी, आंसू, लहर और बहुत सारी अन्य कविताओं के अंश और 3-3 नाटक, उपन्यास, हर दृष्टि से निरंतर लेखन में व्यस्त रहने वाले जयशंकर प्रसाद जीवन में सभी कुछ पा सके, लेकिन एक शैक्षणिक योग्यता वो नहीं प्राप्त कर सके, और दूसरा वो जो पारिवारिक सुख है वो पारिवारिक सुख भी उनको नहीं मिल पाया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जीवन में हताशा जो है उसको अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। किसी भी आपको उनकी किसी भी कृति में, चाहे वो कामायनी जैसी गंभीर कृति हो, उसमें भी आपको कहीं हताशा नहीं मिलती। आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो कभी हताश हो ही नहीं सकता। जिसके पास जीवन दर्शन के इतने उच्च स्तर पर चिंतन की क्षमता है, वह व्यक्ति कैसे नीचे स्तर पे बैठ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मित्रों, इतना ज़्यादा लिखने वाले व्यक्ति की उम्र, इतना ज़्यादा लिखने वाले व्यक्ति की, साहित्यकार की जो उम्र है वो कितनी थी? सिर्फ 47 वर्ष। जीवन में इससे ज़्यादा वो लंबी आयु लेकर नहीं आए थे, लेकिन सीमित आयु में ही उन्होंने वो काम कर दिखाए जो दीर्घायु बिताने वाले जो साहित्यकार हैं वो भी उन ऊंचाइयों को छू ही नहीं सके, जो ऊंचाइयाँ, जिन ऊंचाइयों पर प्रसाद जी सगर्व जाकर बैठे। और सबसे एक अच्छी बात, सुखद बात, ये भी आपके लिए एक नई खबर हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये बात मालूम भी हो कि वाराणसी में अगर किसी साहित्यकार के द्वारा कोई निर्मित मंदिर है तो जयशंकर प्रसाद के नाम पर, यानी वहाँ पर एक मंदिर भी है जिसका नाम जयशंकर प्रसाद मंदिर है। और वहाँ पर न केवल पूजा पाठ होता है, बल्कि उसमें आने जाने वालों के लिए पूरी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, और किसी को वहाँ से, उस मंदिर से हताश नहीं लौटने दिया जाता। तो मित्रों, ये एक अलग अलग परिस्थितियों में जीवन को विपरीत अर्थों में और सकारात्मक रूप से जीने वाला व्यक्ति आपको हिंदी साहित्य में शायद अन्यत्र कहीं और ना मिले। जहाँ कहीं मिलेगा आपको ऐसा कृतिकार, वहाँ कई बार आपको ये भी लगेगा कि ये कृतिकार बहुत, इसकी रचनाओं में बहुत ज़्यादा हताशा है। आपने कभी ये उम्मीद जो है वो धूमिल से तो नहीं लगाई कभी भी, कामायनी का दर्शन वो देगा। ये बात अलग है कि धूमिल ने अपने ढंग पर, अपनी सतह पर बहुत कुछ हमें दे दिया,
लेकिन जो जयशंकर प्रसाद दे गए वो अन्यत्र उनके जीवन काल में या उनके समय में भी कोई और अन्य व्यक्ति नहीं दे पाया। धन्यवाद।